Language Intelligence बुक समरी इन हिंदी। जीसस शेक्सपियर और लेडी गागा से लोगों को प्रभावित करने के तरीके जाने। लैंग्वेज इंटेलिजेंस में हम सुनेंगे कि भाषा का इस्तेमाल किस तरह से करने पर हम लोगों के दिमाग पर असर डाल सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि वो कौन से तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से नेता या कंपनियां हमारे दिमाग पर असर डालती हैं और हमसे अपना वोट लेती है या हमें अपना प्रोडक्ट बेचती है। साथ ही यह बुक समरी हमें बताती है कि हम किस तरह से अच्छी कहानियाँ और कविता लिख सकते हैं। यह बुक समरी किसके लिए? वे जो लिटरेचर पढ़ते हैं और भाषा के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो अपने बोलने की कला को बेहतर बनाना चाहते हैं, वे जो जानना चाहते हैं कि नेता किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। जोसेफ जे रोम अमेरिका के एक लेखक, ब्लॉगर, फिजिसिस्ट और मौसम के एक्सपर्ट। वे ग्रीन हाउस गैस को कम करने के पक्ष में काम करते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। साथ ही वे लोगों को बताते हैं कि उन्हें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी की बचत करनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाषा का इस्तेमाल हम सिर्फ बात करने के लिए करते हैं, लेकिन असल में भाषा के अंदर वो ताकत होती है जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। किसी व्यक्ति की एक बात सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है या फिर बुराई भी आ सकती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम कभी नहीं भूलते। आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि वे हमें याद रह जाती है? यह किताब इस सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें बताती है कि भाषा का इस्तेमाल किस तरह से हम पर असर डाल सकता है। साथ ही यह कविता हमें बताती है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल ग्रीस के ज़माने से होता आया है, कैसे बाइबल और शेक्सपियर ने इसका इस्तेमाल किया और किस तरह से हर दिन अलग अलग कंपनियाँ इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इस किताब से आप जानेंगे आसान शब्दों का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, कुछ गाने हमें क्यों याद रह जाते हैं, शेक्सपियर क्यों अपने नाटकों के लिए इतने जाने जाते हैं। प्रभावित करने वाली भाषा के बारे में हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल अब भी हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आज के वक्त में हमें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्योंकि आज हम गूगल की मदद से सच जान सकते हैं, लोगों को लैंग्वेज का सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं और ना ही यह स्कूल में पढ़ाया जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल हर रोज़ हमारे आसपास किया जा रहा है। आज के वक्त में लोग प्रभावित करने वाली भाषा को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं तो हम इससे बच भी नहीं पाएंगे। एक बार जब हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और असल में किस तरह से किया जाना चाहिए। आज भी नेता और एड्स हमसे अलग तरह की भाषा में बात करते हैं। अगर आपको यह पता रहेगा कि वो किस तरह से आप पर असर डालते हैं तो आप उनके इरादों को पहचान जाएंगे। 1992 में एडवर्ड मैकचेरी और डेविड ग्रैमिक ने बहुत सी कंपनियों की एडवर्टाइजिंग पर नज़र डाली। उन्होंने देखा इन कंपनियों ने भाषा के असर को पढ़ने और समझने के लिए अरबों खर्च कर डाले थे। वे यह जानना चाहते थे कि किस तरह वे लोगों को याद रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब किसी ऐड में मजाक या मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो ऐड हमें याद रहती है। 5 स्टार चॉकलेट की ऐड में हमेशा एक कॉमेडी होती है जिसे देखने के बाद लोगों को बहुत मज़ा आता है। साथ ही उनकी यह लाइन बहुत फेमस है, जो खाए खो जाए। इसी तरह से ये कंपनियाँ और नेता बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे हमारे दिमाग में अच्छी छाप छोड़ सकें। आपको ये जानना होगा कब इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा रहा है। छोटे वाक्य और आसान शब्दों की मदद से आप अपनी स्पीच से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बार हमें लगता है लिखते वक्त हर मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हम यह दिखेगा कि हम बहुत समझदार हैं। लेकिन पूरे इतिहास में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं वे हमेशा ही अपनी बात को आसान शब्दों में कहा करते थे। आसान शब्द और छोटे वाक्य आसानी से समझ में आते हैं, जिससे हम लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंस्टन चर्चिल को ले लीजिए, जो कि ब्रिटेन के बहुत कामयाब नेता थे। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। उनकी जैसी भाषा तो 10 साल का बच्चा इस्तेमाल करता है, लेकिन इसी 10 साल के बच्चे की भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ही ब्रिटेन के लोगों ने अपना नेता चुना। शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान लेखक माने जाते हैं। उनके नाटक हैमलेट
की सबसे फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, जिसका इस्तेमाल है, जिसका मतलब है रहा जाए या ना रहा जाए। यह वाक्य इतना फेमस है कि आज भी इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। शेक्सपियर के नाटक के वाक्य हमेशा बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी बात की गहराई बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग की सबसे फेमस स्पीच, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग कई मील से चलकर आते थे, उस स्पीच का नाम था मेरा एक सपना है। यह वाक्य एक 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। साथ ही ओबामा की स्पीच का नाम था हाँ हम कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल आसान शब्दों में कहा गया है। ठीक इसी तरह से इतिहास में जितने भी लोग हुए जिन्होंने अपनी बात से लोगों के दिलों को जीता, वे अक्सर बहुत आसान शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए आप अपनी जानकारी दिखाने के लिए कभी मुश्किल शब्दों को मत इस्तेमाल करिए, बल्कि कम से कम शब्दों में वो बात सब तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक ही बात को बार बार कहने से वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। यह बात हमारे स्कूल के समय में ही हम लोगों ने जान ली थी कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। ठीक इसी तरह जब आप किसी से एक ही बात बार बार कहते हैं तो वो बात उसके दिमाग में उतर जाती है और वो उसे याद रखता है। गाने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। बहुत से गानों में आपने सुना होगा कि सिंगर्स गाने के नाम को बार बार दोहराते हैं। अरिजीत सिंह का गाना मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं इसका नाम ना जाने कितनी बार दोहराया गया है और यह गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। ठीक उसी तरह से कुछ साल पहले यो यो हनी सिंह बहुत फेमस हुआ करते थे। उनकी खास बात थी वे हर गाने में अपना नाम डाल दिया करते थे। लोगों को उनका नाम आज भी अच्छे से याद है। सिर्फ गाने ही नहीं, धार्मिक ग्रंथ भी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। जॉर्ज बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वे बहुत अच्छे स्पीकर माने जाते थे। वे पूरी तरह से क्रिश्चियन थे और बाइबल से उन्हें कुछ खास लगाव था। वे अपनी बात को दोहरा कर लोगों तक पहुंचाया करते थे। उनकी स्पीच कुछ इस तरह से शुरू हुआ करती थी। शुरुआत में सिर्फ एक शब्द, वो शब्द भगवान के साथ, और वो शब्द थे भगवान। इसके अलावा बहुत सारे स्पीकर्स ही बात को बार बार अलग अलग तरह से कहते हैं ताकि वो बात लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 2004 की डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में ओबामा ने अमेरिका का नाम 2 वाक्य में 6 बार लिया था। व्यंग का इस्तेमाल करके आप सच को बहुत मज़ेदार तरीके से लोगों के सामने ला सकते हैं। हमने यह अक्सर देखा है कि जब 2 लोग बहस कर रहे होते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति दूसरे की बात का मजाक उड़ाने लगता है। वो कुछ इस तरह से उसकी समझदारी की तारीफ करता है जिससे सामने वाले की बात गलत साबित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए माइकल क्रिस्टन नाम के लेखक ने 1970 के दशक में वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जो कह रहे थे कि धरती अब ठंडी पड़ने वाली है और यह बहुत जल्दी बर्फ से ढक जाएगी। इसके बाद जॉर्ज वे नाम के एक जर्नलिस्ट ने उनकी इस बात को दोहरा कर कई बार अपने अखबार में छापा। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था वैज्ञानिकों को गलत साबित करना। इसके बाद 2008 में यह बात सामने आई कि 1960 से 1980 के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे वैज्ञानिकों को यह मानना पड़े कि धरती बर्फ से जमने वाली है। यह सारी बातें झूठी थी। तो यहाँ पर एक गलत बात को लोगों के सामने कई साल तक कुछ इस तरह से लाया गया जिसमें यह कभी नहीं कहा गया कि वैज्ञानिक गलत थे, लेकिन फिर भी यह सब लोग समझ गए कि वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जाएगा। इसे ही व्यंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में किया। इस नाटक में ब्रूटस नामक का एक व्यक्ति सीजर को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तानाशाह बन जाएगा। बाद में ब्रूटस जनता को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो जनता से कितना प्यार करता है। लेकिन जब मार्क एंटोनी बोलने के लिए आया तो उसने सीजर के पक्ष में बोलना शुरू किया। उसने ब्रूटस की तारीफ करते हुए अपनी बात को कुछ इतने मज़ेदार तरीके से कहा कि जनता समझ गई कि सीजर हमेशा उनके बारे में सोचता था और ब्रूटस उनके साथियों ने उसे बिना वजह मार दिया। पहले उसे कहना लोगों को प्रभावित अपनी बात को कहने से करने का एक अच्छा तरीका है। पहले से उसे अपनी बात को कहने से पहले उसे कहने का मतलब है कि लोगों को अपनी स्पीच की शुरुआत में यह बताइए कि आप उन्हें क्या बताने वाले। अच्छी कहानियाँ अक्सर कुछ इसी तरह से शुरू होती हैं। ये कहानियाँ उस सूरवीर योद्धा की जिसने न सिर्फ गुलामी की जंजीरें तोड़ी और एक महान राजा बना, बल्कि जिसने दुनिया भर के हजारों गुलाम को आज़ाद कराया। यहाँ पर कहानी शुरू नहीं हुई, लेकिन हमें यह पता लग गया कि इस कहानी में क्या है।
ठीक इसी तरह से मार्टिन लूथर किंग ने भी कुछ इसी तरह से अपनी सबसे फेमस स्पीच की शुरुआत की थी। 1963 में किंग लिंकन मेमोरियल पर खड़े होकर उन्होंने कहा, आने वाली मार्च में वो आज़ादी के लिए जो पहल करेंगे वो इतिहास में याद रखी जाएगी। उन्होंने इस तरह से अपनी फेमस स्पीच मेरा एक सपना है को लोगों के सामने रखा, जो असल में याद रखी गई। उन्होंने पहले ही लोगों को बता दिया था कि उनकी स्पीच में आज़ादी की बात होगी और वो बात कुछ ऐसी होगी जिसे सब लोग याद करेंगे। इस तरह से आप लोगों को बताइए कि आप उन्हें क्या बताने वाले हैं। बाइबल में भी इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर लोगों को पहले ही यह बता दिया जाता है कि जैकब एक बहुत अच्छा इंसान है और वो अपने पिता का फेवरेट बेटा है, जिस वजह से उसके भाई उससे जलते हैं। बाद में जलन की वजह से उसके भाई उसे ईस्ट के बाजार में गुलाम की तरह बेच देते हैं, जहाँ पर जैकब बाद में चलकर राजा बन जाता है। इसके बाद उसके भाइयों के राज्य में सूखा पड़ता है, जिसके लिए वे मदद के लिए जाते हैं। इस पर उनके भाई जैकब ने उन्हें उनके कर्मों के लिए सज़ा नहीं दी, बल्कि उसने उनकी मदद की। इस तरह से हमने कहानी में आकर यह साबित कर दिया कि जैकब वाकई एक अच्छा इंसान है। मेटाफर के इस्तेमाल से आप लोगों के दिमाग में एक चित्र बना सकते हैं। शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के नाटक में रोमियो जूलियट से बोलता है, क्या मैं तुम्हें गर्मी का दिन कहूँ? अमेरिका में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से धूप और गर्मी का मौसम वहाँ के लोगों के लिए बहुत राहत लेकर आता है। इस तरह से जूलियट को गर्मी का दिन कहना अचानक से हमारे होठों पर एक मुस्कान ले आती है। अगर उसने इस बात को आसान शब्दों में कहा होता, तुम बहुत खूबसूरत हो, शायद हम नहीं मुस्कुराते। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक मेटाफर का असर हर किसी पर एक जैसा हो। अगर यही रायन दिल्ली में रहने वाला लड़का एक लड़की से कहेगा तो लड़की कभी नहीं मुस्कुराएगी। इसलिए इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करिए। मेटाफर इतना अच्छा असर डालते हैं क्योंकि वे हमारे दिमाग में किसी चीज़ का चित्र कुछ इस तरह से बना देते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर जूलियट का गर्मी के दिन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उसको एक जैसा कह दिया गया, जिससे हमारे दिमाग में जूलियट का बहुत खूबसूरत चित्र बन जाता है। इसके अलावा मेटाफर का इस्तेमाल हमारा दिमाग जानकारी को याद रखने के लिए करता है। कॉनेमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी में से साबित किया, डेट्रॉइट और मिशिगन में लगभग हर साल एक ही संख्या में लोग मारे जाते हैं, लेकिन डेट्रॉइट अपने अपराधों के लिए जाना जाता है। इसे जब वहाँ के स्टूडेंट से पूछा गया कि हत्याएं कहाँ ज़्यादा होती हैं, तो स्टूडेंट्स ने डेट्रॉइट का नाम लिया। वे उसे अपराध के लिए याद करते थे। इसी तरह से हमारा दिमाग चीज़ों को याद रखने के लिए उनकी तुलना करता रहता है। मेटाफर का इस्तेमाल अच्छे से करने से आप लोगों के दिमाग में बहुत गहरा इमेज बना सकते हैं। एक छोटी सी लाइन में भी मेटाफर इस्तेमाल करने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करेंगे तो यह खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों को बताई जाने वाली बात बहुत अच्छे से याद रहती है। एग्जाम्पल के लिए बाइबल में इसका इस्तेमाल किया गया है। चैप्टर 10 में जीसस को एक चरवाहे की तरह दिखाया गया है, जिसमें अपने भेड़ों को एक भेड़िए से बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए राजी हो जाते हैं। यह इमेज दिखाता है कि जीसस इंसानों की भलाई के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे और वे इसके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी राजी हैं। मुश्किलों को यहाँ पर एक भेड़िए की तरह दिखाया गया है। इस तरह की मेटाफर का इस्तेमाल राजनीति में बहुत किया जाता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव इमेज एक नेता के लिए बनाई जाती है और दूसरी नेगेटिव इमेज दूसरे नेता की है। इसलिए लोगों के दिमाग में एक नेता के लिए नेगेटिव इमेज बातें आने लगती हैं और दूसरे के लिए पॉजिटिव, जिससे पॉजिटिव इमेज वाला नेता जीत जाता है। 2004 के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने मेटाफर से संबंधित बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने जॉर्ज बुश को एक साथ समझकर और समझदार और बेवकूफ़ दोनों दिखा दिया, जिससे उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया और डेमोक्रेट्स की मेहनत बेकार हो गई। एक तरफ उन्होंने दिखाया कि बुश ने कहा कि सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन के बीच में एक कनेक्शन है और इराक में बहुत सारे हथियार हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बुश ने 9/11 के हमले के बाद किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। इस तरह से उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, जिससे डेमोक्रेट्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रभावित करने वाली भाषा का इस्तेमाल गलत काम के लिए भी किया जा सकता है। अब तक आप यह समझ गए होंगे कि अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं किया जा सकता तो वो चीज़ ताकतवर नहीं, क्योंकि प्रभावित करने वाली भाषा में लोगों के मन पर असर डालने वाली ताकत है। इसका इस्तेमाल भी गलत काम के लिए किया जा सकता है। पहले के वक्त में एथेंस
नाम के एक शहर में सोफिस्ट नाम का एक ग्रुप था जो इस भाषा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था। प्लेटो नाम के एक फिलोसोफर ने कहा कि भाषा को इस तरह से इस्तेमाल करने की ताकत वाकई लाजवाब है, लेकिन गलत इस्तेमाल करना किसी भी तरह से ठीक नहीं। सोफिस्ट इस भाषा को इस्तेमाल करने में इतने माहिर थे कि वे एक डॉक्टर ना होते हुए भी खुद को एक बेहतर डॉक्टर साबित कर सकते थे। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में इस भाषा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कंपनियां चाहती हैं कि आप उनका सामान खरीदें, इसलिए वे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 1996 में केविन होगन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों को खरीदने के लिए ना कहकर भी हम उन्हें खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम आपसे कहें हाथी के बारे में मत सोचिए, तो आपके दिमाग में हाथी का ही चित्र आएगा। इस तरह से होगन ने कहा, जब लोगों से कहा गया कि उन्हें वो प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो वे लोग उसका प्रोडक्ट खरीद लेते थे। यहाँ तक कि वे लोगों से कहते थे कि उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए जल्दी मन नहीं बनाना चाहिए, तो भी वे खरीद लेते थे। तो इस तरह से कहानियों में, स्पीच में, कविताओं में और मार्केटिंग में इस प्रभावित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आपको यह पहचानना होगा कि कब इसका इस्तेमाल आपसे फ़ायदा लेने के लिए किया जा रहा है। भाषा का इस्तेमाल अगर कुछ अलग तरीके से किया जाए जिससे हम लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत पहले से होता आया है। शेक्सपियर ने इसका इस्तेमाल लगभग अपने हर नाटक में किया। आज भी नेता और कंपनियां इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वे हम पर असर डाल सकें। आपको जो जानकारी मिल रही है उसे समझने की कोशिश करिए। अगली बार जब आप एक नेता को बोलते हुए सुनिए तो उसकी बात पर यकीन मत करिए, बल्कि यह समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से वो आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, क्यों वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। एक बार जब आपको समझ में आ जाए तो वो नेता में असल में क्या चाहता है, तो ये आप उसकी बात पर यकीन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।